नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं 13 अप्रैल 2026 का 11 100% वेरीफाइड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये है क्वेश्चन नंबर 1। दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट ईवी नीति 2026 से 30 में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है और इसे किसने जारी किया है? ये ऑप्शन है, आपको बताना है कि ये ड्राफ्ट ईवी नीति किसने बनाया है, मतलब किसके द्वारा जारी किया गया है और इसमें कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3,954.25 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है और सीएम रेखा गुप्ता ने इसे जारी किया है। इसका डिटेल देखते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ड्राफ्ट ईवी, ये ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है, ईवी नीति 2026 से 30 जारी की है, जिसमें कुल 3954.25 करोड़ का आवंटन है। इसमें खरीद प्रोत्साहन के लिए 1236.25 करोड़, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के लिए 1718 करोड़ और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए 1000 करोड़ शामिल है। नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। 2027 से नए पेट्रोल सीएनजी 3 पहिया वाहनों का पंजीकरण बंद होगा। तो 2027 से नए पेट्रोल और सीएनजी 3 पहिया वाहनों का, मतलब पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर्स का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट ये है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आरबीआई ने अपनी मध्यम अवधि रणनीति उत्कर्ष 2029 कब से कब तक के लिए जारी की और इससे पहले कौन सा फ्रेमवर्क था? तो उत्कर्ष 2029 कब से कब तक के लिए जारी की गई है और इससे पहले कौन सा फ्रेमवर्क था? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन बी है सही आंसर। इसका डिटेल देखते हैं। आरबीआई ने 11 मार्च 2026 को अपना मध्यम अवधि रणनीतिक ढांचा उत्कर्ष 2029 जारी किया है, जो अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक लागू रहेगा। इससे पहले उत्कर्ष 2.0 2023 से 25 था। नया फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट ऐसे मुद्रा प्रबंधन, एसबीडीसी विस्तार, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई और एआई व क्वांटम कंप्यूटिंग हेतु नियामक ढांचे पर केंद्रित है। तो ये उत्कर्ष 2.0 के संबंध में ये फैक्ट है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3 अप्रैल 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई और कुल भंडार कितना हो गया है? आपको बताना है कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है और टोटल रिजर्व कितना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। 9.063 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है और टोटल भंडार हो गया 697.121 अरब डॉलर की। इसका डिटेल देखते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 3 अप्रैल 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.063 अरब डॉलर से बढ़कर 697.121 अरब डॉलर हो गया है। इसके पिछले सप्ताह भंडार 10.288 अरब डॉलर घटकर 688.058 अरब डॉलर हो गया था। यह वृद्धि मुख्यतः स्वर्ण भंडार में वृद्धि के कारण हुई। फरवरी 2026 में रिकॉर्ड 728.494 अरब डॉलर था। तो ये इसका फैक्ट है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात पुलिस ने नारी तेयाई लॉन्च किया है। यह क्या है और इसे किसके तहत विकसित किया गया है? तो नारी तेयाई क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नशे से संबंधित जांच का एआई टूल एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत है। इसका डिटेल देखते हैं।
तो गुजरात पुलिस ने 10 अप्रैल 2026 को नारी टीआई नारकोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी वेस्ट इन्वेस्टिगेशन टूल्स लॉन्च किया है। यह भारत की पहली ऐसी कानून प्रवर्तन एजेंसी बनी जो एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत नारकोटिक्स जांच में एआई का उपयोग करती है। यह रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन तकनीक से एफआईआर का विश्लेषण करता है। मुंबई की एक एआई स्टार्टअप और बड़ोदरा रेलवे पुलिस द्वारा विकसित किया गया है। तो ये इसका डिटेल है। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रा पोर्ट ने हाल ही में क्या राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और यह किसके द्वारा संचालित है? तो इसका क्या राष्ट्रीय रिकॉर्ड है और किसके द्वारा संचालित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एक जहाज में 6008 कारें निर्यात की गई है और अदानी पोर्ट एंड एसीजेड द्वारा संचालित है। तो इसका डिटेल देखते हैं। मुद्रा पोर्ट जो गुजरात में है, एक जहाज में 6008 कारें निर्यात करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात हब बन गया है। इसे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एपीएससीजेड द्वारा संचालित किया जाता है। रोल ऑन रोल ऑफ आरओआरओ टर्मिनल के जरिए वाहनों को सीधे जहाज पर चढ़ाया जाता है। एपीएससीजेड की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 500 मीट्रिक टन को पार कर चुकी है। तो ये इसका डिटेल है। 6ठे प्रश्न को देखते हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा और वे किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इसका डिटेल देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। यह मार्च 2025 में उनके दिल्ली निवास पर आग के बाद जले हुए नोटों की बरामदगी के विवादास्पद घटना के बाद लोकसभा में महाभियोग कार्रवाई शुरू होने के बीच हुआ है। अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वो प्रक्रिया उसकी जारी थी और यह जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जांच समिति गठित की गई थी। तो ये इसका डिटेल था। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। वंतारा यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है और यह किस क्षेत्र में विश्व की पहली विश्वविद्यालय है? तो आपको इसमें से बताना है इसका सही आंसर कौन है। तो इसका ऑप्शन बी है, जामनगर गुजरात में है और वन जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान में यह यूनिवर्सिटी काम करेगी या डिग्री डिप्लोमा को देगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी के वंतारा संगठन ने जामनगर गुजरात में वंतारा यूनिवर्सिटी की घोषणा की। यह वन जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए विश्व का पहला एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय है। यह 10 अप्रैल 2026 को घोषित हुआ है। इसमें वन जीव चिकित्सा, पोषण, आनुवांशिकी और संरक्षण नीति जैसे कार्यक्रम के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये इसका डिटेल है। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। नासा के पेस उपग्रह ने हाल ही में क्या नई क्षमता प्रदर्शित की जो पर्यावरण विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण की पहचान करना। इसका डिटेल देखते हैं। नासा के पेस प्लांटन एरोसोल क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम उपग्रह ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्रदूषण को अत्यंत परिष्कृत पैमाने पर पहचानने की क्षमता प्रदर्शित की है। यह खोज वायु गुणवत्ता निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। NO2 मुख्यतः वाहनों, उद्योग और बिजली संयंत्रों से निकलता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये था इसका डिटेल। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। डेक्कन यूनिवर्सिटी और तेलंगाना सरकार के बीच हस्ताक्षरित MOU का उद्देश्य क्या है और इससे कौन सा हब स्थापित होगा? तो आपको बताना है कि इसमें
सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एआई अनुसंधान और कौशल विकास के लिए एमओयू हुआ है, और आईकॉम धृति हब है इसका, हब का नाम। तो इसका डिटेल देखते हैं। डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और तेलंगाना सरकार ने अप्रैल 2026 में हैदराबाद में एक रणनीतिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इससे आईकॉम डेक्कन हब फॉर रिसर्च इन इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आईकॉम धृति की स्थापना होगी। इसका उद्देश्य एआई अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में बदलना है और भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना ही है, उसका उद्देश्य है। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन 7th सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ और इसमें कितने विधायकों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह गोवा में आयोजित हुआ और 51 विधायक इसमें शामिल थे। इसका डिटेल देखते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 का 2 दिवसीय सम्मेलन गोवा में संपन्न हुआ, जिसमें 51 विधायकों ने भाग लिया। सम्मेलन में महिला प्रतिनिधित्व, युवा भागीदारी, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण, शासन, व्यापार, सतत विकास और नीली अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। इसने विकसित भारत 2047 के विजन को समर्थन दिया है। तो ये इसका डिटेल था। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो SQST श्रीनगर ने किस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की जो कृषि और खाद्य विज्ञान के लिए मील का पत्थर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नियंत्रित परिस्थितियों में मोरेल मशरूम की पहली बार सफल खेती। तो ये है इसका आंसर और इसका डिटेल देखते हैं। तो नियंत्रित परिस्थितियों में मोरेल मशरूम की पहली बार सफल खेती शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने की है और ये पहली बार सफल खेती वहाँ की गई है। यह एक बहुमूल्य और दुर्लभ मशरूम प्रजाति है जो जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगती है। यह उपलब्धि जम्मू कश्मीर के किसानों की आय बढ़ाने और मशरूम उद्योग को नई दिशा देने में सहायक होगी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।